हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारकी एवं रूपांतरण। देखो, इस अध्याय में ये सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है। इस अध्याय में हमको पादपों की आकारकी, कौन से पादपों के? पुष्पीय पादपों की, पुष्प जिनमें खिलते हैं। किसमें पुष्प खिलते हैं? आवृतबीजी पौधों में। तो आवृतबीजी पौधों की जो आकारकी होती है और उनमें जो रूपांतरण पाए जाते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आकारकी क्या होता है? किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करना, उसके बाहरी लक्षण जो होते हैं, बाहरी रूप जो होता है, उसका अध्ययन करना जो होता है वह कहलाता है आकारकी। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं एक पुष्पीय पौधा जो होता है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है और उसकी क्या क्या संरचनाएं होती है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आप सभी ने एक पौधा देखा है। एक पौधा जो होता है वो बाहर से कैसा दिखाई देता है? कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। एक पौधा जो होता है उसका मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर देखेंगे तो उसमें जड़ उपस्थित होता है। इस प्रकार से जड़ जो होंगे वह मिट्टी के भीतरी भाग में उपस्थित होंगे और मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है एक पादप का क्या? तना वाला हिस्सा। इस प्रकार से ऊपर दिखाई देने वाला भाग जो होता है पौधे का वह क्या कहलाता है? तना कहलाता है। इस तने वाले भाग में पाए जाते हैं क्या? पत्तियां। इस प्रकार से इसमें पत्तियां उपस्थित होंगी। और इसमें पाए जाते हैं पुष्प। पुष्प जो होते हैं वह, चूंकि हम पुष्पीय पादपों के आकार की पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें पुष्प उपस्थित होंगे। यह फल में विकसित होगा और इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो अब हम इन सभी के भागों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जड़ के बारे में कि जड़ क्या होता है। जड़ जो होता है वह रूट कहलाता है। एक रूट या जड़ जो होता है यह भूमि में पाए जाने वाली, भूमि के अंदर पाए जाने वाली रंगहीन संरचना होता है। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जब एक बीज जो होता है, चलिए एक बीज बना लेते हैं हम। जब एक बीज जो होता है इसका अंकुरण होता है तो इनके अंकुरण से एक ऊपर की ओर प्रांकुर का विकास होता है और नीचे की ओर विकसित होता है, वह कहलाता है मूलांकुर। तो जड़ जो होता है वह मूलांकुर वाले हिस्से से विकसित होने वाली संरचना होता है। यह जो होता है वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। मतलब जहां पर जड़ जो होती है वो कहाँ पाई जाएगी? वह हिस्से में जहां पर क्या होगा? धनात्मक जिधर गुरुत्वाकर्षण होगा, जड़ जो होगा उधर की ओर वह क्या करता जाएगा? वृद्धि करता जाएगा। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती जहां पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है उसके विपरीत दिशा में वह क्या करता जाएगा? वृद्धि करता जाता है। तो ये क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। इस जड़ के क्या क्या लक्षण होंगे? एक जड़ जो होगा उसको आप कैसे पहचानेंगे कि वह जड़ है? तो सबसे पहले तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हुआ, दूसरा वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं, तीसरा इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, अर्थात ये रंगहीन होते हैं। मिट्टी में रहने के कारण मिट्टी के रंग के, मटमैले रंग के दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जड़ में पाया जाता है इनकी मूल शाखा उपस्थित होती है। इनमें ब्रांच, कुछ जड़ें जो होती है इसमें ब्रांच पाई जाती हैं, जैसे द्विबीजपत्री पादप होते हैं, इनमें मूल में शाखाएं उपस्थित होती हैं। इनमें पर्व व पर्व संधि का अभाव पाया जाता है। पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें एक विशेष क्षेत्र होता है जो कहलाता है मूल टोप क्षेत्र। यह जड़ के शीर्ष में उपस्थित होता है और जड़ के शीर्ष भाग को कवर करता है, वहां की भाग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपस्थित होता है। तो ये है एक जड़ का सामान्य लक्षण जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यह संरचना जो है वह जड़ कहलाती है।
एक जड़ जो होता है, इसकी बाह्य संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। एक जड़ का शीर्ष जो होता है वह हमेशा जमीन में गहराई की ओर वृद्धि करता है। तो जड़ का शीर्ष अगर हम कहेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो नहीं कहलाएगा, उसके नीचे वाला, क्योंकि वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जड़ का शीर्ष भाग कहलाता है। तो इनका जो शीर्ष भाग होता है वह एक भाग से मिलकर के बना हुआ होता है, कुछ कोशिकाओं से, कुछ मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई विशेष संरचना जो होती है उससे इस प्रकार से बना हुआ होता है। यह भाग जो होता है वह कहलाता है मूल गोप, या इसको मूल टोप भी कहते हैं, रूट कैप कहलाता है यह भाग। यह भाग जो होता है वह जड़ के शीर्ष में पाया जाने वाला क्षेत्र होता है, जो बहुकोशिकीय मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है और जड़ के अग्रभाग को सुरक्षा, यहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि वह बड़ी आसानी के साथ मिट्टी में धंसते हुए वृद्धि कर सके। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वह कहलाता है वर्धी क्षेत्र। ये वर्धी क्षेत्र जो होता है, यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वे लगातार विभाजन करती रहती हैं और लगातार विभाजन करके ये ऊपर व नीचे कोशिकाओं को बढ़ाती रहती हैं और इस प्रकार से वर्धी क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वह मूल गोप के लिए भी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और ऊपर वाले भाग के लिए भी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह लगभग 1 mm क्षेत्र होता है, जो कि किसी जड़ में पाया जाने वाला क्षेत्र होता है। इसके वर्धी प्रदेश के जो ऊपर वाला भाग जो होता है वह भाग जो होता है वह कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र जो होता है, यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं ये लगभग 2.5 mm क्षेत्र होता है, हिस्सा होता है जड़ का। इस भाग की कोशिकाएं जो होती हैं वह लगातार विभाजन करती हैं और लंबाई में विभाजन करती जाती है, जिसके कारण एक जड़ की लंबाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वह कहलाता है मूल रोम प्रदेश। इस भाग में बहुत सारे छोटे छोटे मूल रोम जो होते हैं वे उपस्थित होते हैं इस प्रकार से। ये मूल रोम प्रदेश जो होता है, यहाँ पर जो मूल रोम होते हैं, यही मूल रोम जो होते हैं वह ये मूल रोम जो होते हैं वह मिट्टी में उपस्थित पानी को और उसमें पाए जाने वाले खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य करती है। और ये मूल रोम प्रदेश जो होते हैं यही जड़ के उन भागों में पाए जाते हैं जहां से वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर सके। मूल रोम प्रदेश जो होता है यह जड़ का लगभग 1 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र होता है। इतना लंबा क्षेत्र जो होता है वह मूल रोम प्रदेश बनाता है। ये मूल रोम जो होते हैं वह 15 दिनों में फिर से नए बनते जाते हैं, पुराने नष्ट होते जाते हैं। इसके बाद वाला प्रदेश जो होता है या क्षेत्र जो होता है वह कहलाता है स्थायी प्रदेश। स्थायी क्षेत्र जो होता है वह भाग होता है जहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन नहीं करती हैं और इस भाग के द्वारा द्वितीयक वृद्धि का प्रदर्शन किया जाता है, जिसके कारण यह भाग जो होते हैं वह मोटे होते हैं। तो इस प्रकार से एक जड़ जो होता है उसका अगर संरचनात्मक रूप हम देखें तो वह इस प्रकार से दिखाई देता है। जड़ जो है वो बाहर से इस प्रकार से दिखाई देता है, इतने क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब देखते हैं जड़ तंत्र जो होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है। पादपों में जड़ तंत्र जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात उनमें जो जड़ों का विकास हो रहा है वह किस प्रकार से हो सकता है।
तो इस पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है मुसला जड़ तंत्र और दूसरा कहलाता है रेशेदार, या इसको झकड़ा भी कहा जाता है। झकड़ा जड़ तंत्र या रेशेदार जड़ तंत्र कहलाता है। मुसला जड़ तंत्र जो होता है वह जड़ तंत्र होता है जिसमें मूलांकुर से जो जड़ विकसित हो रहा है वह वृद्धि करते करते वह पृथ्वी की गहराई तक पहुंचता रहता है और इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है और इन्हीं से सहायक शाखाएं निकलती है, प्राथमिक शाखा के रूप में और द्वितीयक शाखा के रूप में। इस प्रकार तो ये जो जड़ होती है प्रारंभ में या मूलांकुर से विकसित जो जड़ होती है वह लगी हुई होती है, बनी हुई ही होती है और लगातार वह वृद्धि करती रहती है। इस मूल जड़ से, प्राथमिक जड़ से ही द्वितीयक शाखाएं निकलती है और उन्हीं से फिर से तृतीयक शाखाएं भी विकसित होती है। तो इस प्रकार का जड़ तंत्र जो होता है वो कहलाता है मुसला जड़ तंत्र। ये मुसला जड़ तंत्र जो होता है वह द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता होता है। दूसरा जड़ तंत्र कहलाता है रेशेदार या झकड़ा जड़ तंत्र। इस प्रकार के जड़ तंत्र में जब एक जड़ जो होता है मूलांकुर से वृद्धि करता है तो वह वृद्धि करके कुछ दूरी तक वृद्धि करने के पश्चात उस जड़ की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है और इनके तने वाले भाग से ही बहुत सारे जो मृदा के आधारी भाग में तना उपस्थित होगा वहां से बहुत सारी पतली पतली शाखाएं जो होती हैं, जड़ जो होती हैं वो विकसित होती है इस प्रकार से, और ये जड़ों का पूरा गुच्छा बना लेती हैं और यही जड़ें जो होती हैं वह इस प्रकार से, यही जड़ें जो होती हैं इस पादप को मृदा में बांधकर रखने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार का जड़ जो होता है वो कहलाता है रेशेदार या झकड़ा जड़ें। रेशेदार जड़ जो होती है यदि यह भूमिगत भाग से विकसित हो रहा है तो ये रेशेदार कहलाता है, लेकिन यदि यही वायवीय भाग से या किसी तने के भाग से जब यही जड़ें जो होती हैं वो विकसित होती हैं तो इनको कहा जाता है अपस्थानिक जड़। तो मुसला जड़ का अगर उदाहरण हम आप देखें तो ये होते हैं गुलाब का पौधा जो होता है या सरसों का पौधा जो होता है या जितने भी द्विबीजपत्री पादप आप देखते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो मुसला जड़ तंत्र का उदाहरण है। ये रेशेदार या झकड़ा जड़ जो होता है इसमें हम धान का पौधा देख सकते हैं या घास का पौधा देख सकते हैं या गेहूं का पौधा जो होता है उनमें पाए जाने वाले जड़ें जो होती है इस प्रकार गुच्छे में पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बरगद में जो जड़ विकसित होती है वह, या मनी प्लांट अगर आपने देखा है तो उसमें जो जड़ें विकसित हो रही हैं वे अपस्थानिक जड़ कहलाती हैं। तो इस प्रकार से पादपों में जड़ें जो होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब देखते हैं जड़ों में पाए जाने वाले रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है जड़ें जैसा सामान्य रूप में दिखाई देती है वैसी दिखाई नहीं देती है किसी अन्य कार्य की वजह से, किसी विशिष्ट कार्य। जड़ का हमेशा एक ही कार्य होता है कि वह पादप को यांत्रिक सहारा देता है और जल और खनिज लवण का यह क्या करता है, अवशोषण करता है पौधों के लिए। लेकिन यदि यह इनके अतिरिक्त किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करें तो इनकी संरचना जो होती है क्या हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है। तो जब यह संरचना परिवर्तित होती है तो कहलाती है जड़ों में रूपांतरण। जड़ में जो रूपांतरण होते हैं, अब हम केवल मुसला जड़ में पाए जाने वाले रूपांतरण की बात करें तो इसमें जो रूपांतरण होते हैं वे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला रूपांतरण ये करते हैं विशिष्ट कार्य भोजन संचय हेतु। अब अगर जड़ें भोजन संचय करने लगे तो अब इनका रूप कैसा हो जाता है, तो यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शंक्वाकार, दूसरा होता है तरकु रूप और तीसरा होता है कुंभी रूप। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेती हैं, 3 प्रकार से रूपांतरण करती है, शंक्वाकार, तरकु रूप, कुंभी रूप। शंक्वाकार में क्या होता है, जब जड़ें जो होती हैं भोजन संचय करती हैं तो इनमें क्या होता है, इनका आधारीय भाग जो होता है, मान लीजिए ये मृदा है, मिट्टी है, अब यहाँ से ये जड़ें विकसित हो रही हैं तो जड़ का ये आधार कहलाएगा और आगे की ओर वाला भाग जो होगा उसका वो शीर्ष कहलाता जाएगा। तो इनका ये आधार वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है,
चौड़ा होता है। ये आधार वाला भाग जो है वो कैसा है, चौड़ा है। और जैसे जैसे जड़ अपने शीर्ष की ओर आगे बढ़ता जाएगा, वो शीर्ष जो होगा वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाता है। तो इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी, शंक्वाकार जड़ कहलाती है, जिसका आधार भाग चौड़ा और शीर्ष भाग जो होता है वो पतला होता है, ये कहलाते हैं शंक्वाकार। तो इसका उदाहरण है गाजर। गाजर आपने देखा है, गाजर जो होता है वह पौधे का जड़ होता है। दूसरा है तर्कुरूप। तर्कुरूप जड़ जो होता है, इसमें इस प्रकार का रूपांतरण जो होता है, इसमें आधार वाला हिस्सा जो होता है वह अपेक्षाकृत पतला होता है और शीर्ष वाला हिस्सा जो होता है वो भी अपेक्षाकृत पतला होता है, लेकिन जो मध्य वाला भाग होता है वह अधिक फूला हुआ होता है। भोजन संचय के कारण बीच वाला भाग जो होता है वो अधिक फूला हुआ होता है। तो इस प्रकार का रूपांतरण कहलाता है तर्कुरूप। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, मूली। तीसरा रूपांतरण है कुंभीरूप। कुंभीरूप रूपांतरण में क्या होता है, जड़ का जो आधार वाला भाग होता है वो अत्यधिक फूल करके गोलाकार हो जाता है इस प्रकार से, और इसका शीर्ष जो होता है वह एक पतले से संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है वह कहलाता है कुंभीरूप रूपांतरण। इसका उदाहरण है चुकंदर, बीटरूट जिसको कहा जाता है। इस प्रकार से मुसला जड़ें जब भोजन संचय करती हैं तो ये 3 प्रकार का रूपांतरण इनमें देखने को मिलता है। मुसला जड़ में पाया जाने वाला अगला रूपांतरण जो होता है वह होता है श्वसन हेतु। जड़ें जो होती हैं, यह श्वसन हेतु रूपांतरण जो होता है ऐसे पादपों में पाया जाता है जो दलदली स्थानों पर उगते हैं। चूंकि वो दलदल वाले स्थानों पर उगते हैं, इसीलिए जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु प्रदान नहीं हो पाता है। मिट्टी से जो वायु वो ग्रहण करते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में ये जड़ें जो होती हैं इनमें कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं जो कि मृदा के ऊपरी हिस्से पर आ जाती है इस प्रकार से संरचनाओं के रूप में, और ये छिद्रित होती हैं, अर्थात इनमें बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या करती हैं, वहां के वातावरण में उपस्थित वायु को ग्रहण करके वायु की पूर्ति करती हैं। तो ये संरचना जो होती है वह दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में श्वसन हेतु पाए जाने वाले रूपांतरण होते हैं। इस संरचना को कहा जाता है न्यूमेटोफोर, और इसमें पाए जाने वाले छिद्र जो होते हैं वे कहलाते हैं वात रंध्र। इस प्रकार से ये न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो जड़ का ही रूपांतरित रूप होता है जो श्वसन हेतु रूपांतरित होता है। अगला जो रूपांतरण पाया जाता है मुसला जड़ में वह होता है आधार प्रदान करने हेतु। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ें जो होती हैं वह कुछ इस प्रकार से अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं कि ये जड़ें जो होती हैं अब ये जल और शोषण का कार्य नहीं करेंगी, ये क्या करेंगी, उस पौधे को, उस वृक्ष को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार का जो आधार प्रदान करने वाला जो रूपांतरण होता है उसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे सेमल का। सेमल में जो जड़ें पाई जाती हैं उसमें से जड़ें जो होती हैं वह द्वितीयक वृद्धि करके मोटी हो जाती है, और मोटी होने के कारण यह क्या करती है, इस वृक्ष को सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। कुछ इस प्रकार से प्लेट्स के रूप में इनकी जड़ें जो होती हैं, और वास्तव में ये पूरा जड़ नहीं होता है, आधा जड़ और आधा तना होता है, जो क्या हो जाता है, इस प्रकार प्लेट के रूप में क्या हो जाती है, मोटी होकर के एक पौधे को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जड़ें जो होती हैं वह अपने मूल संरचना से परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ विशेष संरचना कुछ विशेष संरचना बना लेती हैं। तो इस प्रकार का ये आधार प्रदान करने वाला जो जड़ होता है इसको कहा जाता है पुष्प मूल, जो कि किस में पाया जाता है, सेमल में पाया जाता है। सेमल का उदाहरण देख सकते हैं इसमें हम। अगला एक और रूपांतरण होता है मुसला जड़ में, वह होता है मूल ग्रंथिका के रूप में।
मूल ग्रंथिका जो है यह सहजीवी के रूप में, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सहजीवी के रूप में इस प्रकार का रूपांतरण उपस्थित होता है। जैसे दलहन फसलें जो होती हैं, इन दलहन फसलों में पाई जाती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं, इनकी जड़ों में उपस्थित होती हैं छोटी छोटी गांठें, और इन्हीं गांठों को कहा जाता है इस प्रकार से, इन गांठों को कहा जाता है मूल ग्रंथिका। इन गांठों पर ही, मूल ग्रंथिका पर ही राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वह रहता है। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और इस दलहन पौधे को उस नाइट्रोजन युक्त यौगिक को प्रदान करता है। बदले में ये दलहनी फसलें जो होती हैं राइजोबियम को आवास प्रदान करती है और साथ ही उनको भोजन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से दलहन फसलें और राइजोबियम जो है दोनों आपस में सहजीवी जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार इनके जड़ों में जो रूपांतरण पाया जाता है वो किस प्रकार से रहता है, मूल ग्रंथिका के रूप में होता है। तो मूसला जड़ में जो रूपांतरण पाए जाते हैं वो इस प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं।